आरटीआई एक्टिविस्ट पे खतरा भी आता है, क्योंकि बड़े बड़े संगठित गिरोह चल रहे हैं प्रशासन की दुनिया में, वो हिल जाते हैं। मैं आपको ये क्या ना मैनेज कैसे करते हैं, मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ मैनेज कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई इलीगल एक्टिविटी दिख रही हो आपको, आप सूचना के अधिकार के तहत किसी विभाग से पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप पूछेंगे, वो पीआईओ क्या करते हैं आमतौर पर, उस व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई ऐसी चिट्ठी आई है आपके बारे में। फिर वो मिलके पता करते हैं किसने भेजी है, सही नाम से तो पहचान जाते हैं उसको, फिर उसको दबाव बनाते हैं, फिर सहमति बन जाती है। और जैसे सहमति बनती है तो एक ही रास्ता है कि वो व्यक्ति खुद जाके लिख के दे कि मुझे सूचना अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गई है, कृपया सूचना मेरे पास ना भेजें। यह मैकेनिज्म काम करता है, पर इसकी शर्त है कि जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है वो दूसरा पत्र लिख के भेजे कि अब मुझे सूचना नहीं चाहिए, नहीं तो सूचना आएगी ही आएगी। और सूचना नहीं आने के जो तरीके हैं वो सेक्शन 8 में कुछ बताए गए हैं, जब वहां पहुंचेंगे वहां देखेंगे, वहां तरीका है। अब सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मोहल्ले में कई घर थे, उनमें से एक घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी कुछ, हर घर में थोड़ी बहुत थी, वो भी करवा रहा था। किसी पड़ोसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भेज दी सूचना के अधिकार में कि मैं जानना चाहता हूं कि इस फ्लैट नंबर में क्या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यदि है तो परमिशन कैसे मिली, एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, तो एक्शन क्या लिया गया बताइए, ऐसे करके भेज दिया। दिल्ली की बात है, डीडीए वाले परेशान, वो आए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा फ्लैट तो टूटेगा, चिट्ठी आई है सूचना के अधिकार में। तो पता किया गया किसने भेजी है, पता लग गया, पता लग ही जाता है कोई लगाने पे आ जाए तो। फिर क्या हुआ, जिसके खिलाफ चिट्ठी गई थी उसने कहा कोई बात नहीं, एक मैं भी लगा देता हूं। उसने दूसरी चिट्ठी लगाई, इस मोहल्ले में कितने फ्लैट्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन है कृपया बताएं, नंबर 1। नंबर 2, इस बारे में आखिरी सर्वे कब हुआ था। नंबर 3, क्या कोई एक्शन लिया गया था, यदि हाँ तो क्या, उस एक्शन की रिपोर्ट मेरे पास जारी करें। ऐसे ऐसे करके भेज दिया। ये चिट्ठी जाते ही अब सारे घर खतरे में आ गए। फिर सबकी पंचायत हुई, और पंचायत के बाद क्या फैसला हुआ, दोनों गए कि सूचना मिल गई है, अब नहीं चाहिए। ये सब पब्लिक प्रेशर्स होते हैं, जिन प्रेशर में लोग वापस हटते हैं। नहीं तो कानून बहुत ताकतवर है, अगर कानून का ठीक से प्रयोग किया जाए ताकतवर है। तो पीआईओ की एक जिम्मेदारी और भी है। पीआईओ की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति जो लिख नहीं सकते, ईमेल नहीं कर सकते, उन्हें पीआईओ असिस्ट करेगा और उनकी डिमांड को कागज या ईमेल के रूप में कन्वर्ट करेगा, ताकि उनको भी सूचना के अधिकार का लाभ दिया जा सके। स्पष्ट हुई बात। तीसरी बात, आप जो भी ईमेल भेजेंगे या पत्र भेजेंगे, किसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस टू। यह एड्रेस करने का मतलब किसको संबोधित करेंगे। संबोधित करना है हमेशा या तो सीपीआईओ को, या एसपीआईओ, या केपीओ, या सेपीओ। कोई याद ना रहे ना, खाली पीओ कर देना, पीआईओ, वो अपने आप सही पते पे पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए। बस पीआईओ इसी विभाग का नाम लिखिए। थोड़ा प्रयोग करके देखो ना, एक छोटा मोटा प्रयोग, बड़ा मजा आएगा आपको, जिंदगी में रोमांच आ जाएगा। सरकार के फोन आएंगे पहली बार आपके पास। अगर आप चाहते हैं बड़े आदमी का फोन है तो एमपी लेड स्कीम के बारे में पत्र लिखो सरकार को, कि हमारे जो एमपी साहब हैं उनके फंड का कितना कितना हिस्सा किस किस योजना पर खर्च हुआ पिछले 5 साल में, उसकी डिटेल चाहिए मुझे। तो साथ में लिखो, यदि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो शिकायत कहाँ करनी है, ये बताइए। सीधे एमपी साहब पहले गुर्गे आएंगे, फिर एमपी साहब खुद आएंगे मिलने के लिए, घर आके बात करेंगे आपसे। अगर एमपी का नाम कुछ ऐसा है कि अंत में भैया भैया लगा हुआ तो उठवा लेंगे आपको ही, और अगर एमपी ठीक ठाक है तो फिर आपके घर पे आके आपसे बात करेंगे। हाँ देखो, अगर आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है, दिल्ली को छोड़ के दुनिया में कहीं एफआईआर कर नहीं पाएंगे उसकी, क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक गलती कर दी 4-5 साल पहले, और तब से ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली में शुरू हो गई है। तो दिल्ली में आप कोई एफआईआर करनी है ऑनलाइन कर दीजिए, एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अगर आप पुलिस स्टेशन चले गए एफआईआर करने के लिए तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होगी, ये मान के चलिए। मतलब अड़ जाएंगे, नारे लगा देंगे तो हो जाएगी, सामान्यतः नहीं होगी। क्योंकि पुलिस विभाग पूरी कोशिश करता है कि एफआईआर लॉन्च ना हो, क्योंकि उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
मोबाइल फोन की तो भारत में कहीं भी नहीं होगी, मोबाइल फोन की तो ठीक है। बाकी राज्यों में भी मोबाइल फोन चोरी होने की एफआईआर नहीं होती, वो केवल एक कंप्लेंट नोट कर लेते हैं, एक स्टैंप लगा देंगे कि हमारे पास कंप्लेंट है। जैसे आई कार्ड गुम हो गया आपका, एक कंप्लेंट पे स्टैंप लगाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी जगहों पर नया सिम लेना है, नया आई कार्ड बनवाना है, उसके लिए वो होता है, लेकिन वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती है। पर पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए पुलिस आमतौर पर मोबाइल ढूंढने का काम नहीं करती है अभी तक, इसलिए बचते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाला ठान ले और मोबाइल चुराने वाला बहुत घाघ नहीं है, तो 100 में से 99 मामलों में मोबाइल वापस आ जाता है। दोनों कंडीशन ध्यान रखना है। अगर पुलिस वाला ठान ले, पहली कंडीशन। दूसरा, मोबाइल चोरी करने वाला बहुत घाघ नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो चोरी करेगा अगर वो एक्सपर्ट होगा तो मोबाइल को ऑन करेगा ही नहीं, और ऑफ किए किए देश के बाहर निकाल देगा। नेपाल चला गया, नेपाल में ऑन कर लीजिए, कुछ चलेगी नहीं आपकी। अब अगर देश के अंदर कहीं भी फोन ऑन हुआ, किसी भी राज्य की पुलिस के पास इतनी पावर होती है कि वो उसे संपर्क में ले, और पुलिस वाले फिर जाते नहीं है, उसको बुलाते हैं, उसी फोन पे फोन करते हैं। और अगर वो फोन ना उठाए तो उस फोन से जिस नंबर पे फोन हुआ है उस पर फोन कर देते हैं, क्योंकि सीडीआर निकालना पुलिस के लिए मतलब बाएं पैर का काम है। सीडीआर का मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का, उससे पता लग जाता है कि इस फोन से कहां कहां फोन हुआ था, कहां कहां से फोन आया था। अब जहां ज्यादा फोन हुए, जहां से ज्यादा आए, उस पर फोन करते हैं। फिर पुलिस के पास एक भाषा होती है खास किस्म की, उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही बोलते हैं कि देख भाई पुलिस से बोल रहा हूं, केस बढ़ जाएगा, इस फोन को कल सुबह तक पुलिस स्टेशन में ले आना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बस फोन काट रहा हूं, इतना ही समझ लो। फिर वो आदमी फोन लेके आ जाता है, फिर वो बोलता है कि मुझे तो किसी ने बेचा है, पता नहीं कौन था, सेकेंड हैंड खरीद लिया मैंने तो। तो चलो कोई बात नहीं, अब जाओ वापस जाओ, फोन छोड़ दो, जाओ। कह रहे मेरे पैसे खर्च हो गए, तो कोई बात नहीं, जीवन तो खर्च नहीं हो तुम्हारा, वरना जीवन खर्च हो जाता है तुम्हारा, जिंदगी बच गई, अब जाओ। चलिए।